हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे काउज ऑफ रेज्ड आईसीपी। मतलब आईसीपी जो बढ़ता है उसके क्या क्या कारण होते हैं जिसके चलते इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो ग्रोसली आप पहले समझिए कि काउज जो है उसको दो कैटेगरी में हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक फिजियोलॉजिकल कारण होता है, दूसरा हमारा होता है पैथोलॉजिकल। क्या होता है? पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, ठीक है। ये दो कारण में हम डिवाइड करते हैं, दो क्लास में डिवाइड करते हैं। अब हम फिजियोलॉजिकल पे आते हैं। फिजियोलॉजिकल में टोटल ग्रॉसली याद रखना है तो 5 कारण होते हैं, 5 सब हेडिंग होते हैं, जिसमें कि फिजियोलॉजिकल कारण का 5 सब हेडिंग होता है, जिसके चलते कि हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो पहला जो है सब हेडिंग वो है इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल और इंट्राथोरेसिक प्रेशर। इंट्रा एब्डोमिनल या इंट्राथोरेसिक प्रेशर जब बढ़ता है उसके चलते इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। इसमें 3 मेन काउज होते हैं। पहला है वाल्सलेवा मैन्यूवर। वाल्सलेवा मैन्यूवर क्या होता है ये एक अलग टॉपिक है। ये जनरली हम लोग ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का एग्जामिनेशन जब किसी करते हैं तो उसमें वाल्सलेवा मैन्यूवर करते हैं, और भी कुछ कुछ प्रोसेस में वाल्सलेवा मैन्यूवर किया जाता है। इससे भी आईसीपी बढ़ जाता है। दूसरा है कफिंग। जब हम खांसते हैं तो उस दरमियान भी हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरा कारण है इंटूबेशन। जब किसी पेशेंट को हम इंडोट्रैकियल ट्यूब से इंटूबेट करते हैं उस दौरान भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सब कारण, ये सब जो एक्चुअली करता क्या है, ये पहले इंट्रा अब्डोमिनल या इंट्राथोरेसिक प्रेशर को बढ़ाते हैं, उसके वजह से फिर अल्टीमेटली ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाते हैं। उसके बाद दूसरा है किसी पेशेंट को अगर मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाए उस कारण से भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे कि सीजर, फीवर, पहला काउज है फीवर में मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाते हैं। दूसरा है सीजर जो कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन के अंदर, उसके चलते मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि उसमें एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वगैरह होते हैं, तो मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है। तीसरा काउज है हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया का मतलब वॉल्यूम बढ़ जाना, जैसे कि फ्लूइड ओवरलोड हो जाए। दूसरा है हेड डाउन। अब हम ओटी चला रहे हैं, ओटी में केस करा रहे हैं, हेड डाउन कर देते हैं हम लोग, टिल्ट कर देते हैं, तो सारा फ्लूइड सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड और फ्लूइड का ग्रेविटी के चलते ब्रेन की तरफ चले जाता है। जब आप हेड डाउन करेंगे तो उसके चलते भी आपका पेशेंट का आईसीपी बढ़ जाएगा। उसके बाद है हाइपोपरफ्यूजन। अगर किसी पेशेंट को हाइपोपरफ्यूजन हो जाए तो उस केस में भी आपका आईसीपी बढ़ेगा। जैसे कि एनीमिया सोचने से लगता है कि किसी पेशेंट को बीपी कम हो जाना चाहिए, आईसीपी कम होना चाहिए, लेकिन आईसीपी बढ़ता है, ये याद रखना है। दूसरा है सेरिब्रल इस्चीमिया। सेरिब्रल इस्चीमिया के चलते भी हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बाद 5वां जो सब हेडिंग है रिलेटिव हाइपोवेंटिलेशन। अगर किसी पेशेंट को रिलेटिव हाइपोवेंटिलेशन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है स्लीप, आदमी सो जाता है। दूसरा है सीडेशन, आदमी को अंडर सीडेशन रखा जाता है। या हाइपरकार्बिया, CO2 का लेवल बढ़ जाता है। या हाइपोक्सीमिया, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। ये सब केसेज में क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन में चला जाता है पेशेंट, जिसके चलते भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। तो हमने इस तरह से देखा फिजियोलॉजिकल काउज ऑफ रेज्ड आईसीपी में 5 सब हेडिंग था। पहला था इंक्रीज्ड इंट्रा अब्डोमिनल या इंट्राथोरेसिक प्रेशर, दूसरा था इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड, तीसरा था हाइपरवोलेमिया, हाइपोपरफ्यूजन, और 5वां था हमारा रिलेटिव हाइपोवेंटिलेशन। अब आते हैं हम लोग पैथोलॉजिकल काउज की तरफ। तो पैथोलॉजिकल काउज में फिर 2 सब हेडिंग है, एक्यूट एंड क्रोनिक। पैथोलॉजी है तो किसी का एक्यूट पैथोलॉजी होता है, किसी का क्रोनिक पैथोलॉजी होता है। पहले हम एक्यूट पैथोलॉजी की तरफ जाते हैं, फिर क्रोनिक में जाएंगे। तो दोनों में फिर 3 अलग से हेडिंग है। एक्यूट में भी 3 सब हेडिंग है और क्रोनिक में भी 3 हेडिंग अलग से बनाया गया है। तो पहले हम लोग देखते हैं एक्यूट काउज क्या क्या होते हैं। तो एक्यूट काउज में पहला काउज है इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज। क्या है? एक्यूट में पहला काउज है इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज, दूसरा है ट्रोमेटिक हेमरेज, तीसरा है एक्यूट सेरिब्रल इडीमा। तो सबसे पहले इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज में हम आते हैं। तो इसमें हमारा टोटल कितना काउज है,
3 काउज है। पहला हेमरहेजिक स्ट्रोक, जो आप सुनते हैं कि किसी को हेमरहेजिक स्ट्रोक हो गया, आईसीपी बढ़ता है तो वहाँ ब्लीड कर जाता है ब्लड वेसल, जिसके चलते स्ट्रोक हो जाता है। तो उस केस में जो है कि आपका आईसीपी बढ़ा हुआ मिलेगा आपको हेमरेजिक स्ट्रोक के केस में। दूसरा है एन्यूरिज्मल रप्चर। एन्यूरिज्मल रप्चर जब होता है तो उस केस में भी ब्लड इधर उधर जाता है एन्यूरिज्म से और आपका आईसीपी बढ़ जाता है। तीसरा कहता है पोस्ट ऑफ आईसीएच इंट्राक्रैनियल हेमरेज। पोस्ट ऑफ सर्जरी के बाद किसी को इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो गया, उस केस में भी आपका आईसीपी बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरा काउज है ट्रॉमेटिक हेमरेज। ट्रॉमेटिक हेमरेज में क्या होता है? ट्रॉमेटिक हेमरेज में दो ही एग्जाम्पल है हमारा, ईडीएच एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज और एक्यूट एसडीएच सब ड्यूरल हेमेटोमा और उधर एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा। तो ट्रॉमेटिक में हमने 2 काउज देखा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा, दूसरा एक्यूट एसडीएच सब ड्यूरल हेमेटोमा। अब तीसरा आते हैं एक्यूट का, जो है एक्यूट सेरिब्रल इडीमा। सेरिब्रम का इडीमा हो जाना सेरिब्रल इडीमा कहलाता है। ठीक है, इसमें पहला काउज है एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया। किसी पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो जाए उस केस में भी आपको सेरिब्रल इडीमा हो जाएगा, जिसके चलते कि आईसीपी बढ़ जाएगा क्योंकि इडीमा हो रहा है। दूसरा हिपेटिक कोमा, कोई पेशेंट एकदम लास्ट स्टेज में हिपेटिक इंसेफ्लोपैथी में चला गया तो उसके चलते भी जो है ना सेरिब्रल इडीमा होता है, उसके चलते फिर आईसीपी बढ़ जाता है। उसी तरह यूरेमिक इंसेफ्लोपैथी। यूरेमिक इंसेफ्लोपैथी में क्या होता है, एकदम लास्ट स्टेज में पेशेंट में यूरेमिया हो जाता है ब्रेन में, फिर वो इडीमा करता है, उसके वजह से आईसीपी बढ़ जाता है। चौथा है रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम में भी आपका सेरिब्रल इडीमा हो जाता है, जिसके चलते आईसीपी बढ़ जाता है। उसके बाद कहता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी। ब्रेन में कोई ट्रॉमा हुआ, हेड इंजरी हुआ, उसकी वजह से आपका एडिमा हो जाएगा और उसके चलते आईसीपी बढ़ जाएगा। उसके बाद कहता है सीवियर हाइपरटेंशन। किसी आदमी का बीपी बहुत बढ़ा रहता है, 160, 70, 80, 90, 200, वैसे केस में सेरिब्रल एडिमा होते हैं और उसके चलते आईसीपी बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम क्रोनिक वाला में। क्रोनिक सब हेडिंग में 3 सब हेडिंग है। पहला है स्लो ग्रोइंग लीजन, दूसरा है डिस्टर्बेंस इन सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन, प्रोडक्शन एंड फ्लो, तीसरा कहता है कॉन्जेनिटल एनोमली। ये 3 काउज होते हैं जिसमें क्रोनिक में, जो कि पैथोलॉजिकल काउज हैं और इसके चलते आईसीपी बढ़ता है। तो स्लो ग्रोइंग लीजन में पहला देखते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, जो भी प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है उसकी वजह से होता है। दूसरा होता है मेटास्टेटिक ट्यूमर, जो किसी दूसरे ऑर्गन से आता है, उसके चलते भी हमारा आईसीपी बढ़ जाता है। तीसरा है एब्सेस। ब्रेन एब्सेस किसी को अगर हो जाए उस केस में भी आपको आईसीपी बढ़ जाएगा। अब कहता है डिस्टर्बेंस इन एब्जॉर्प्शन, सीएसएफ एब्जॉर्प्शन, प्रोडक्शन एंड फ्लो। इसमें कुछ 4-5 काउज आते हैं। पहला है हाइड्रोसिफेलस, दूसरा है क्रोनिक एसटीएच। एक्यूट एसटीएच जो है वो फिजियोलॉजिकल होता है अभी हमने पढ़ा था ट्रॉमेटिक हेमरेज के अंडर में। और ये क्रोनिक एसटीएच है, ये सीएसएफ का फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। मेनिंजियल डिजीज जो भी होते हैं, मेनिंजाइटिस वगैरह, उस केस में भी आईसीपी बढ़ जाता है। उसके बाद इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, जिसका एक काउज अभी तक नहीं पता है लेकिन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन है, ये क्रोनिक काउज है आईसीपी बढ़ाने का। इसके बाद आते हैं कॉन्जेनिटल एनोमली पे, अर्नोल्ड चियारी मालफॉर्मेशन और स्टेनोसिस ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये दोनों कॉन्जेनिटल एनोमलीज हैं जिसके चलते कि आईसीपी बढ़ जाता है। तो टोटल हम देखते हैं पैथोलॉजिकल में एक्यूट में 3 है, क्रोनिक में 3 है, टोटल 6 हो गया। और फिजियोलॉजिकल में आते हैं तो फिजियोलॉजिकल में 5 हो गया। तो टोटल ओवरऑल अगर कहा जाए तो हमारा कितना काउज हुआ, 5 एक्यूट में, फिजियोलॉजिकल में, और 6 हो गया हमारा पैथोलॉजिकल में। टोटल हमारा फिजियोलॉजिकल में फिर क्या है, पैथोलॉजिकल में 3-3 अलग करके है। तो टोटल हमारा 5 और 6 टोटल 11 काउज है, सब हेडिंग होता है, जिसमें कि हमारा आईसीपी बढ़ जाता है। तो आप अगर इतना याद रख सकते हैं तो आपको कोई भी न्यूरो का केस अगर आप करा रहे हैं ओटी में या आईसीयू में मैनेज कर रहे हैं न्यूरो का पेशेंट को, तो आपको ये सब पॉइंट्स बहुत ही हेल्प करेंगे आपको पेशेंट को मैनेज करने में, और इसका आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा अगर आप इस तरह से अगर फिजियोलॉजी को समझ पाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो।